पहचान के स्मृति चिन्हों को ना देख मैंने रिक्शे वाले से कहा, अरे तुम मुझे ले कहाँ जा रहे हो? रिक्शे वाले ने रिक्शा रोकते हुए पलटकर मेरी तरफ देखा। आपको बड़का टोला जाना है ना हुजूर? हाँ, बड़का टोला। मगर तुम कहाँ ले आए हो? किस रास्ते से जा रहे हो? रास्ता तो इक्के गो है हुजूर, उसी से तो जा रहे हैं। रिक्शे पर बैठा मैं फिर अपनी पहले की पहचान ढूंढने लगा। दरअसल अपने टोले तक जाने के लिए जो पुख्ता पहचान थी, यानी मैनेजर साहब का बागीचा, वो था ही नहीं। गौर से देखा तो बागीचों की जगह 3 ऊंचे ऊंचे मोबाइल टावर थे। रिक्शा रोकने के लिए कहा। रिक्शे वाले से पूछा, यहां बागीचा था ना? मैनेजर साहब का बागीचा? जी, था बागीचा। कुछ साल पहले एमएलए सम्राट सिंह ने खरीद लिया। मैं हरावत स्टेट के मैनेजर भुवन मोहन चटर्जी पर सोचने लगा। चटर्जी साहब के बारे में लोग कहते थे कि वो अंग्रेजी हुकूमत के जबरदस्त समर्थक थे। जमींदारी के दिनों में उन्होंने किसानों पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, इसकी कहानी बूढ़े पुराने लोग हाल तक सुनाते आए हैं। सुराजियों को पकड़वाने और यातना देने में वो अंग्रेज अफसरों से भी आगे थे। जमींदारी उन्मूलन के बाद जब वर्षों के सताए लोग चटर्जी साहब की दुर्गति करने लगे, तब अपमानित होकर वो कलकत्ता चले गए। लोगों ने कहा कि चलो अपना बागीचा तो उठाकर नहीं ले जाएंगे कलकत्ता, एक अनमोल चीज तो वो यहीं छोड़कर जा रहे हैं। पूरा इलाका फल खाएगा और इमारती लकड़ियां लोगों के घर की शोभा बढ़ाएंगी। अब रिक्शा वाला कह रहा है, सम्राट सिंह ने बागीचा खरीद लिया। लेकिन बागीचा है कहां? ये पूरा दायरा तो कांटेदार तारों से घेर दिया गया है और कहीं एक भी पेड़ नहीं है। देखा, लकड़ी की पतली पतली ढेर सारी तख्तियां सूखने के लिए जमीन पर फैला दी गई हैं। रिक्शे वाले से पूछा, ये क्या है? क्या सूख रहा है? इस सेमर का तख्ता है हुजूर, इसी से पलाई बनता है। सूख जाएगा तो ट्रक में भरकर शहर के कारखाने में भेज दिया जाएगा। रिक्शा खड़ा करवाकर मैं उस पूरे दायरे को देखता रहा। मोटी मोटी लकड़ियों का अंबार लगा हुआ था। एस्बेस्टस के 3 खुले हुए शेड बने हुए थे। 2 में मोटी मोटी लकड़ियां इस तरह रखी हुई थी जैसे गोदाम में बोरे रखे जाते हैं। एक शेड में आरा मशीन थी जो बंद पड़ी थी। थोड़ी दूरी पर कांटेदार घेरे के पास कटे हुए 3-4 विशाल पेड़ इस तरह जमीन पर पड़े थे कि मुझे अकस्मात कुरुक्षेत्र में शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह की याद आ गई। लगभग बीच में कई बिल्डिंग नींव से ऊपर आई दिख रही थी। रिक्शे वाले ने बताया, कोल्ड स्टोरेज बना रहा है। चढ़त वैशाख के तीसरे पहर में बागीचे की जगह का पूरा दायरा एकदम सुनसान और सच कहूं तो पेड़ों का शमशान जैसे लग रहा था। मैं गमगीन आंखों से 3 ऊंचे ऊंचे मोबाइल टावरों को देखता रहा। सोचने लगा कि मेरे भतीजे ठीक ही कहते थे कि अपना गांव अब काफी तरक्की कर गया है। 12-13 साल बाद भतीजी की शादी में हैदराबाद से गांव आया हूं। सब कुछ एकदम बदला बदला सा लग रहा है। पक्की सड़क और फारबिसगंज कस्बे तक गांव की बगल से गुजरने वाली 4 लेन हाईवे, ऑटो रिक्शे, जीप, कारें, बसें। गांव इतनी तरक्की कर गया है, ऐसा सोचा नहीं था। भतीजे अमित ने बताया, मोबाइल फोन के बारे में तो पूछिए मत। ऐसा कोई मजदूर परिवार शायद ही मिलेगा जिसमें मोबाइल ना हो। उसने हंसते हंसते कहा, मुसहर टोले में मजदूर को काम करने के लिए बुलाने गया तो मजदूर ने कहा, मौजैल यानी मोबाइल पर मुस्कैल यानी मिस्ड कॉल कर दीजिएगा, बता देंगे कि काम करने आएंगे कि नहीं। मैं खूब हंसा भतीजे की बात पर। मौजैल, मुस्कैल, मेरी हंसी थम नहीं रही थी। अब समझ में आया कि मैनेजर साहब के उजड़े गए बागीचे में 3-3 मोबाइल कंपनियों के टावर क्यों खड़े हैं। बागीचे का पूरा नक्शा मेरी आंखों में स्थिर था और आंखें बंद किए मैं उस बागीचे को देख रहा था। बागीचे के चारों तरफ कांटेदार तार और कटीली झाड़ियां लगी थी। चारों तरफ किनारे किनारे सेमल, शिरीष, महोगनी, शीशम वगैरह पेड़ों की कतारें थीं। बाहर से अंदर तक कुछ दिखता नहीं था। अंदर फलदार पेड़ लगे थे।
ठीक बीच में एक पोखर था जिसमें मछलियां पाली जाती थीं। जमींदारी जाने के बाद भी मैनेजर साहब का परिवार जब तब घूमने आया करता था बगीचे में। एक बड़ा सा गेट था बागीचे का। गेट के सामने करमू माली का परिवार रहता था। उसका पूरा परिवार बागीचे के काम में लगा रहता था। उसके बेटे रामलाल से मेरा अच्छा परिचय था। 2-3 साल वो मिडिल स्कूल में मेरे साथ पढ़ चुका था। रामलाल के कारण ही मेरा बागीचे में प्रवेश संभव हो पाया था। उसी कारण मैंने बागीचे के गजपक्कू आम, अमरूद, पीले पीले केले, सपाटू वगैरह फल खाए थे। बीएससी तक गांव में मेरा आना जाना निरंतर जारी रहा। रामलाल कहता था कि दूर दूर देशों के अजीबो गरीब पक्षी आते हैं इस बागीचे में। पक्षियों का कोलाहल इतना प्यारा लगता है कि क्या बताएं। गांव के कुछ लोग एकदम सुबह पक्षियों का कोलाहल सुनने के लिए आ जाते हैं। बाद में जब एमएससी किया और नौकरी के सिलसिले में पहले बंगलुरु और बाद में हैदराबाद में रहने लगा, गांव का ये बागीचा कभी विस्मृत नहीं हुआ। कभी कभी सपने में भी दिखता था ये बागीचा। और अब 12-13 साल बाद गांव आया हूं तो मालूम हुआ इलाके के बाहुबली विधायक सम्राट सिंह ने यह बागीचा खरीद लिया और लाखों रुपए की कीमती लकड़ियों के लोभ से बागीचा ही उजाड़ दिया। अब आरा मशीन है यहाँ और कोल्ड स्टोरेज की नींव जमीन से ऊपर आई दिख रही है। गांव के लोगों ने सोचा था कि आताई अंग्रेज के पिट्ठू मैनेजर साहब जाते जाते अनमोल चीज दे गए हैं, लेकिन बाहुबली विधायक सम्राट सिंह ने सब उजाड़ दिया। कौन बोलता सम्राट के सामने। दूसरे दिन सुबह अमित से कहा, अपनी बाइक निकालो अमित, बहुत दिनों बाद गांव आया हूं, जरा नदी किनारे से हो आऊं। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सी नदी चाचा जी? सुरसर नदी। और कौन सी? चाचा जी आप कहाँ हैं? सुरसर नदी सूख गई, रेत ही रेत है नदी में। सिर्फ यही नदी नहीं, फारबिसगंज से लेकर अपने गांव तक जो 6-7 छोटी मोटी बरसाती नदियां थीं सब सूख गई। एक चुल्लू पानी नहीं मिलेगा किसी नदी में। वैसे उन नदियों की रह पर नेशनल हाईवे के मजबूत पुल आपको जरूर मिल जाएंगे। पुल देखने हैं तो कहिए, ले चलता हूं आपको। मैं एकटक अमित का चेहरा देखता रहा। धीरे से पूछा, आखिर इस बीच क्या हो गया अमित? कैसे सूख गई सारी नदियां? अमित को मेरी व्यथा का एहसास शायद हो गया था। कहने लगा, पता नहीं क्या हो गया चाचा जी। अपना जो पोखर है ना पिछवाड़े में, जाकर देखिए ना, पूरा सूख गया है। वैशाख जेठ में भी कभी नहीं सूखता था पोखर। इलाके के सारे कुएं सूख रहे हैं। अपने ट्यूबवेल में 20 फीट का पाइप जोड़ना पड़ा है। पता नहीं क्या हो गया है कि पानी का लेवल नीचे गिरता ही जा रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अचानक बहुत कमजोर हो गया हूं। दरवाजे पर बिछी खाट पर लेट गया और दाहिनी बांह आंखों पर रख ली। पता नहीं अमित कब तक खड़ा रहा। शाम से पहले बाजार की तरफ जाते हुए मन में आया कि एक बार उजड़े हुए बगीचे में बचपन के अपने साथी रामलाल के विषय में पता करूं। वो है भी या कहीं चला गया। कांटेदार घेरे की एक तरफ बड़ा सा गेट था। सामने ही एस्बेस्टस का बड़ा सा शेड था जिसमें लकड़ियों के मोटे मोटे तने काटे या चीरे जाने के लिए रखे हुए थे। एक मजदूर से रामलाल के विषय में पूछा तो उसने जवाब दिया, हाँ है। उंगली से उसने इशारा करके बताया। देखा 2 आदमी एक गिरे हुए मोटे से पेड़ के तने पर बैठे आरे से कोई मोटी सी शाख काट रहे हैं। आरे की घर घर आवाज आ रही थी और दोनों आदमी विचित्र सी आवाज में हाँफ रहे थे। मैं जिस व्यक्ति की पीठ के पीछे जाकर खड़ा हुआ वो रामलाल था। उसका हाँफना जो एक तरह से कराहने जैसा था। एक क्षण के लिए मुझे लगा कहीं ये पेड़ का कराहना तो नहीं है। रामलाल ने मुझे देखा और कूदकर मेरे पास आ गया। अरे आप नरेंद्र भाई। पसीने से भीगी उसकी एक हथेली मैंने अपनी मुट्ठी में ले ली। पूछा, ये सब क्या हो गया रामलाल? मूर्छा में डूबी करुणा मुस्कान में रामलाल ने कहा, इन हाथों से जिन पेड़ों को सींचा उन्हीं पेड़ों को आरे से खंड खंड काट रहा हूं। क्या करूं नरेंद्र भाई, पेट के लिए। सम्राट बाबू बोले हैं कोल्ड स्टोरेज में नौकरी दे देंगे।
तब से लकड़ी काटे जा रहा हूं। बोलते बोलते रामलाल फफक कर रोने लगा।